दोस्तों म्यांमार में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और ये म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी। दो तीन ग्रुप हैं जो कि आप कहोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों में ये अशांति फैलाने का काम करना इनके द्वारा लगातार किया जाता है। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, आईएसआई, ये सब इन्हीं को बैक करते हैं और चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला भारत का क्षेत्र है इसे कैसे तोड़ा जाए। इस तरीके से लगातार इनकी प्लानिंग कर चलती रहती है और भारत ने इन सभी को एक साथ बैकफुट पर ढकेल दिया है। और जो बांग्लादेश है जो लगातार इस तरीके की जो विचारधारा जो चीन के इन्फ्लुएंस में आकर जो बयानबाजी जो मोहम्मद यूनुस दे चुके हैं, अगला नंबर बांग्लादेश का भी आएगा। अभी जो उल्फा है, उल्फा आई जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम करके ग्रुप है और ये जो पहले ग्रुप था वो उल्फा था, उसके बाद ये जो नया ग्रुप बना है उल्फा आई करके, आई मींस इंडिपेंडेंस। पहले जो ग्रुप था इसके साथ बातचीत होके इसे अपने साइड कर लिया गया, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो इस बात से सहमत नहीं थे तो उल्फा इन्होंने आई बना लिया और आई बना के ये लगातार इस चीज का काम कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो स्ट्राइक हुई है बड़े लेवल पर, इसमें इसका एक कमांडर मारा गया और कमांडर का जब अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उस समय एक बार फिर से एयर स्ट्राइक होती है और उसमें फिर दो लोग मारे जाते हैं। अगर आप ये पूरा क्षेत्र देखोगे नागालैंड वाला, तो इस क्षेत्र में घने जंगल हैं और इनकी लोकेशन ढूंढना, इन्हें टारगेट करना, अगर आप सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाओगे तो ऊपर से कुछ दिखता नहीं है। इस तरीके से घने जंगल इस क्षेत्र में है। चाहे आप ग्राउंड लेवल पर सेना जाएं, उनके लिए भी बहुत चुनौती होती है। भाई अगर आप ऊपर से भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाओ तो नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। इस तरीके से घने जंगल है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस क्षेत्र में टारगेट करना। लेकिन उसके बाद बड़ी प्लानिंग हुई होगी, है ना। इसके बाद जो अपनी इंटेलिजेंस है उसके इनपुट्स जो मिले हैं और इनपुट्स जो मिले हैं वो बिल्कुल सटीक मिले हैं। इससे आप समझ सकते हो कि जो शिविर थे उन पर टारगेट किए गए हैं। ड्रोन है, ड्रोन के साथ आप टारगेट को लॉक करते हो, यानी कि आपको पता था कि ये लोग कहां पर हैं और वहीं पर जाकर ये ड्रोन फूटते हैं। और जब एक व्यक्ति जो इनका कमांडर मारा गया, उसका अंतिम संस्कार चल रहा था और वहां पर भी जाकर आपने एक स्ट्राइक कर दी, तो यानी कि आपके पास बिल्कुल सटीक जानकारी थी। जो इंडियन आर्मी है उसका द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब इंडियन आर्मी ने किया हुआ है, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया कि ये सब हमने नहीं किया। जब पूछा गया तो फिर किसने किया, बोले हमें तो इस बारे में जानकारी है ही नहीं। इस तरीके का ऑपरेशन जो म्यांमार में चलाया गया है हमें इस बात की जानकारी नहीं है। उल्फा आई है, इसके साथ NSCN के, इस पर भी जो हमला है वो हुआ है, इस पर भी स्ट्राइक की गई है। ये उल्फा आई को सपोर्ट करता है। उल्फा आई की क्या मांग है, ये चाहता है कि असम को तोड़कर एक अलग देश बनाया जाए। असम को एक अलग देश बनाने की मांग है। कैसे हो सकता है कि भारत से अब असम को तोड़ने की मांग कर रहे हो। ये रेबल ग्रुप हैं, ये छोटे छोटे रेबल ग्रुप हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे। इसमें से जो कुछ खास रेबल ग्रुप हैं जो असम से भागकर अब इस नागालैंड वाले एरिया में पहुंच गए हैं और इस क्षेत्र में पूरी स्ट्राइक हुई है। इस क्षेत्र को कवर किया है। नागालैंड वाला बॉर्डर हो गया, मणिपुर वाला बॉर्डर हो गया, इन क्षेत्रों में लगातार ये घटना होती रही है। चाहे मणिपुर हो, मणिपुर में अगर इस क्षेत्र में आप देखोगे कि थोड़ी बहुत अशांति फैलती है तो एक ग्रुप जो है, जो रेबल ग्रुप हैं इस क्षेत्र में जो एक्टिव हैं, वो इन्हें बढ़ाने का काम भी करते हैं। इनके द्वारा इस तरीके के काम किए जाते हैं। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी जो विचारधारा है बांग्लादेश की इस क्षेत्र को तोड़ना, लेकिन अगला नंबर बांग्लादेश का भी आएगा। चाइना को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। चाइना जो उल्फा आई है इसका जो लीडर है उल्फा आई का परेश बरुआ, इसको बैक करता है चाइना। चाइना इसे समर्थन करता है और ये लोग, इनकी प्लानिंग रही है लगातार से कि इस क्षेत्र को टारगेट किया जाए। हालांकि सफल तो हुए नहीं, ना ही होंगे कभी, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है वो चलती रहती है। लेकिन इंडिया ने इस बार स्ट्राइक करके फिर से इन्हें 3-4 जो साल है, जो पूरा ग्रुप है उल्फा, उसे 3-4 साल पीछे यहाँ पर ढकेल दिया है। उल्फा आई, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, और जो NSCN है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग, ये जो ग्रुप हैं दो, ये मिलजुल कर काम करते हैं। इनके बहुत सारे शिविर थे इस क्षेत्र में और यहाँ पर 150 कहीं कहीं ज्यादा ड्रोन भी बताए जा रहे हैं कि इन ड्रोनों से यहाँ पर हमला किया गया और इनके जो शिविर है उनको यहाँ पर नष्ट किया गया, तबाह किया गया। रात को 2 से 4 के बीच लगातार 2 घंटे 1.5 घंटे इस तरीके का ये पूरा ऑपरेशन रहा। इसमें बताया जा रहा है कि 150 ड्रोन और इजरायली फ्रांसीसी ड्रोन बताए जा रहे हैं कि अब ये सब भारत ने अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की कि हमने किया। भारत ने तो मना कर दिया कि हमने किया ही नहीं है। जो उल्फा आई है इसने बताया कि जो इजरायली और फ्रांसीसी ड्रोन है
और ये सब भारत ने किया है। इस तरीके से इसने इस बात की जानकारी दी। जो उल्फा आई है ये बना है असम को अलग देश बनाने के लिए, ना ही इसके साथ कोई शांति समझौता है। पहले जो उल्फा था उसके साथ शांति समझौता हो गया था और मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन ये रेबेल ग्रुप है जो अलग दिशा में निकल चुका है और असम की संप्रभुता की यहाँ पर मांग करता है और लगातार इनके द्वारा ये मांग की जाती रही है। हालांकि होना जो ना कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत इधर उधर से फंडिंग मिलती हुई है इससे लगातार काम करते रहते हैं। और भारत ने पहली बार इन पर जो एयर स्ट्राइक है वो नहीं की है। भारत स्ट्राइक करता है उन्हें 3-4 साल के लिए, फिर पीछे ढकेल देता है। हो सकता है कि इस बार अभी कुछ इनके द्वारा इसी तरह की कोई प्लानिंग की जा रही हो। और पिछले कुछ टाइम में इस क्षेत्र में अशांति फैली भी है, तो भारत अब बॉर्डर को सिक्योर करने में लगा हुआ है पहले से। अब पहले की तुलना में अब भारत सीमा पार करने से यहाँ पर रुकता नहीं है, बिल्कुल सोचता नहीं है इस बारे में। और जो परेश बरुआ है एक कॉलोनियल पावर बोलता है इंडिया को कि आसाम है, आसाम पर एक तरीके से कॉलोनियल पावर जो इंडिया है उसको ये इस नाम से पुकारते हैं। भाई अगर आप देखोगे कि जो बॉर्डर है पूरा अपना, इसको बीएसएफ के द्वारा तो किया ही जाता है सिक्योर, और जो पैरामिलिट्री असम राइफल है ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में निगरानी करते हैं। और जो पूरा इंडिया म्यांमार वाला बॉर्डर है इसे यहाँ पर सुरक्षा दी जाती है। और म्यांमार के हालात आप सबको पता ही है कि सिविल वॉर जैसे हालात बने रहते हैं। 2021 में जो कूप हुआ, जो मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में, उसके बाद से तो हालात और भी बिगड़ गए। इतने अच्छे कनेक्शन बैठे नहीं है और म्यांमार और भारत मिलकर भी कई बार ऑपरेशन चला चुके हैं ये ग्रुप हैं इनको लेकर। लेकिन जो सरकार थी वो 2021 में गिरी। जो आंग सान सू की है उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया आरोप वगैरह लगा लगू के। और जिस तरीके से इनके द्वारा काम किया गया, भारत ने यहाँ पर जो स्ट्राइक है उसकी यहाँ पर मना की है। अब अगर आप देखोगे तो 2015 में भी स्ट्राइक की थी भारत ने, बड़ी स्ट्राइक की थी। उसके बाद 2019 में भी स्ट्राइक की थी म्यांमार के साथ मिलकर। यहाँ पर कंबाइन ऑपरेशन चलाया गया था और ऑपरेशन यहाँ पर सनराइज उसका नाम रखा गया था। उल्फा आई है, ये सब जो और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में रेबेल ग्रुप हैं, इन सबको यहाँ पर लगातार टारगेट किया जाता है कि जब भी ये प्लानिंग करते हैं 2015 में किया, उसके बाद 3-4 साल के लिए फिर से पीछे चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इनका जो पूरा नेटवर्क है वो 3-4 साल के लिए यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। 2019 में की, उसके बाद फिर से 3-4 साल के लिए पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। 2021 में फिर कूप हो गया, उसके बाद फिर से ये एक्टिव हुए और चाइना इन्हें बैक भी करता है। जैसे ही अब 2025 है तो उसके बाद फिर से इन पर एक किया और फिर से 3-4 साल के लिए फिर पीछे ढकेल दिए गए। तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र रेबेल ग्रुप इतने मजबूत तो हालांकि है नहीं, लेकिन लगातार इनको बैकफुट पर ढकेलने का काम किया जाता है। चाइना इन्हें बैक करता है, पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के थ्रू भी जो इनकी इंटेंशन है बांग्लादेश की, चाइना की। और बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने चीन में बैठकर स्टेटमेंट भी दिया था कि इधर से डार्ट आ जाते हैं ना, कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला, मतलब कहने का मतलब यही था कि नॉर्थ ईस्ट वाला अगर क्षेत्र पूरा टूट जाए तो जो चीन है उसको यहाँ पर डार्ट समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस तरीके के इनके जो प्लान चलते हैं वो म्यांमार में चाइना कोशिश भी कर रहा है कि जो म्यांमार और चाइना के साथ जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो निकाल दिया जाए। हालांकि इसमें सफलता तो नहीं मिली हुई है, लेकिन इनके द्वारा लगातार काम किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे शांति फैलाई जाए। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत भी अब एक्टिव है ही, और बांग्लादेश पर तो पूरी नजर है ही। और बांग्लादेश कब निशाने पर आ जाए, और ये ड्रोन अभी म्यांमार में भेजे और ये बांग्लादेश में भेज दिए जाएंगे तो मोहम्मद यूनुस चाइना ही पहुंचेंगे, फिर उसके बाद इन्हें शेल्टर भी नहीं मिलेगा कहीं छुपने के लिए। तो इस तरीके की जो स्ट्राइक है वो की गई। भारत ने यहाँ पर मना कर दिया कि ये स्ट्राइक हमने नहीं की है, ना ही हमें इस तरीके के ऑपरेशन की कोई जानकारी जो उस क्षेत्र में जो उपस्थित हैं। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, गुवाहाटी में जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी कहा कि हमें इस तरीके का कोई इनपुट है नहीं कि ये भारत की तरफ से किया गया। और हालांकि ये चीज यहाँ पर मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि म्यांमार की तरफ से भी कोई इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया कि तुमने क्यों कर दिया। म्यांमार ने किया, ठीक है भाई कर दिया तो कर दिया। और जो रेबेल ग्रुप है म्यांमार को भी पता है, क्योंकि सैन्य शासन चल रहा है म्यांमार में भी वैसे भी, तो म्यांमार को भी कोई मतलब नहीं है कि किस पर क्या किया, हमारी सीमा के अंदर घुसकर किया। और इंडिया ने भी यहाँ पर इस चीज को मानने से मना कर दिया। लेकिन जो उससे पहले स्ट्राइकिंग है उनको बाकायदा इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई कि स्ट्राइकिंग है, लेकिन इस बार की यहाँ पर मानने से मना कर दिया। थोड़ी स्ट्रेटेजी इस बार अलग है, लेकिन अब स्ट्रेटजी आपको पता ही होगा कि कुछ सालों में स्ट्रेटजी बदली है। अब मुद्दा ये है, सिर्फ हमें सिक्योरिटी चाहिए और अपनी सीमा को सिक्योर करना है। क्रेडिट लेने का काम होता था एक समय पहले, अब क्रेडिट लेने का नहीं, अब काम करेंगे क्रेडिट कोई
और भी लेता रहे। जो अनजान व्यक्ति है, जो जिस तरीके से टारगेट किलिंग कर भी रहे हैं कई देशों में, तो क्रेडिट लेने का काम अब भारत यहाँ पर नहीं करता। ये अपडेट्स थी, जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं आपको मिलती रहती हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।